अगर आपको इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होगा तो आप शायद इस एग्जाम में कभी क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो 1000 दिनों के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पर पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इनके नंबर से बताऊंगा, आप पूरा अच्छे तरीके से इस पूरे चीज को एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस में लिखा हुआ है। नोट मेकिंग का एक सीधा साधा मकसद है कि भाई साहब तुमको रिवाइज कैसे करना है, और आपके लिए ये एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है ये वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो मन में बड़े उलझन होते हैं, बड़े सवाल होते हैं। आप ऐसे से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी अपने कॉलेज टाइम में होंगे, अपने कॉलेज की शुरुआत कर रहे होंगे और यूपीएससी का एक फुल फ्लेजेड गाइडेंस वीडियो चाहते होंगे। आपको यही नहीं पता होगा कि आखिरकार कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कॉलेज के टाइम पर हम लोग अपने सिलेबस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, शुरू करना है तो कैसे करें, टाइम शेड्यूल कैसे बनाएं, कैसे यूपीएससी के इस एम को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सबके मन में ये सारे डाउट हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक अल्टीमेट वीडियो आपके लिए हो सकता है। ये एक फाइनल वीडियो बन सकता है जिसमें आपके सभी प्रकार के डाउट्स, वो भले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से हो, आपके जीएस या सीसैट से हो, वो सब के सब यहां पर आके खत्म हो जाएंगे और आपके लिए ये एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है ये वीडियो। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कि यहां पर मेरे डिटेल्स हैं। ऑलरेडी इस एग्जाम को मैंने बहुत करीब से देखा है, इतना करीब से देखा है कि मेंस और इंटरव्यू भी दिया है। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत रिलेटेबल है कि मैं इस जर्नी से ऑलरेडी जूझ चुका हूं, जिस जर्नी पर आप लोग अभी चल रहे हैं। वो कंफ्यूजन मेरे मन में ऑलरेडी रह चुका है जो आपके मन में अभी पनप रहा है। तो बेसिकली मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं, ठीक है, और उसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन भी है जो कि इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं। ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा इस यूपीएससी फ्रैटर्निटी में हूँ और लाखों बच्चों को मैं ऑलरेडी केटर कर चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी पढ़ा है और आप में से कई सारे लोग मुझे शायद पहले से भी जानते होंगे। अगर आप मुझसे और भी तरीके की बातें करना चाहते हैं या फिर इस यूपीएससी से रिलेटेड और भी मन में कोई कन्फ्यूजन्स बनते हैं तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं आपके सामने रखूँ कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या समझने वाले हैं, तो आपके सामने ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर किताब के पन्ने के बराबर खोल के इजी लैंग्वेज में आपके सामने रख दूंगा। अब आपका डिसीजन है, आपको इसको फटाफट से पढ़ के समझ लेना है बस। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीजें बताना चाहूंगा जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए है। देखो क्या होता है कि यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बस यूं छलांग लगा के पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि अरे यूपीएससी सुना है मैंने, भाई अपने पड़ोस वाले अंकल जी दुबे जी बोल रहे थे, दुबे अंकल बोल रहे थे, या फिर मेरे दुबे अंकल के बेटे ने अभी यूपीएससी की तैयारी ज्वाइन की, उन्होंने मेरे पापा से बोला तो मेरे पापा ने भी मुझे बोला और मैं इस यूपीएससी में आ गया। ऐसे नहीं चलता है। सबसे पहले आपको इस एग्जाम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो छोड़ो, अगर आपको इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होगा तो आप शायद इस एग्जाम में कभी क्लियर ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले इस एग्जाम को अच्छे तरीके से जानो, समझो इस एग्जाम की डिमांड क्या है और उसके बाद ये डिसाइड करो कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स और नॉट। आज के इस वीडियो में ये सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि सिलेबस कितना बड़ा है, कितना कठिन है, कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ A to Z यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन, जहां पर हम लोग सबसे पहले आपके कुछ एक बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि जब भी आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन में आते हो तो आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो कुछ सब्जेक्ट तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, जैसे कि आपकी हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमी है। इन सभी सब्जेक्ट को तो लोग बिल्कुल रट डालते हैं, डेफिनेटली उनको इनके बारे में पता होता है। ये हम ऐसा बोलते हैं कि दीज आर द 4 बिगेस्ट पिलर ऑफ दिस एग्जाम। इसके बिना हम लोग इस एग्जाम में आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स जिसको कि हम लोग कुछ मेजर ब्रॉड हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आपके लिए काफी जरूरी है। प्लस इसी के साथ साथ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आता है ऑप्शनल का पेपर।
देखो बाकी चीजें जो होती है वो जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल पेपर ही है जिसको हम लोग थोड़ा डेडिकेटेड फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना एक ऐसा प्रोविजन बने जिसके अंदर हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी करके आए, है ना। एग्जाम हमसे ये डिमांड करती है। और इन सब के बाद जब आपका इतना पोर्शन खत्म हो जाता है तो देयर आर सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जिसके बारे में हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ती है जीएस के पर्सपेक्टिव से। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टार्टिंग विद द यूपीएससी सिलेबस। जैसे यूपीएससी सिलेबस में डिसाइडेड है, हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके लिखने चलते हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। इसके बाद हम लोग गवर्नेंस के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, और गवर्नेंस के बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, किससे मीटिंग कर रहे हैं, उन सभी से हम लोग बायलैटरल रिलेशंस बना रहे हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ और सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये दो सब्जेक्ट मेरे तो बहुत ही प्रिय हैं। और इसके अलावा आपको मिलेगा इन्वायरमेंट, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी इन्वायरमेंट मिलता है। इसके बाद आपको छोटे सब्जेक्ट्स के नाम पर एक और सब्जेक्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। और इसके साथ साथ आपका एक और सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। जो आपदाएं आती हैं उनको हम आखिरकार कैसे मैनेज करते हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है आपके इन सभी सब्जेक्ट्स का जो कि आपको यूपीएससी के अंदर में पढ़ना होता है। अब इसके अलावा जैसे कि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको अलग से थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ने पड़ेगी भाई, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, प्लस आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, प्लस आपके बेसिक सीसैट की बातें हो सकती हैं। सीसैट मतलब कि आपका यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा थोड़ा सा। इसके साथ साथ आपको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा थोड़ा सा, अरे वही टाइम वर्क डिस्टेंस वाला, है ना, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक बड़ा पैसेज दिया होगा, उसके लिए एक आंसर देना है। बट सीसैट टेंशन मतलब 33% क्वालिफाइंग मार्क, इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। तो मोटा मोटा ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने इस बोर्ड में भर दिए हैं जो कि आपको इस एग्जाम के अंदर में पढ़ना होता है। दिस इज इट, इतना ही है। अब आप बोलोगे सर इतना ही बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से इन सभी के सब्जेक्ट्स में ना कुछ कुछ छोटे सब्जेक्ट्स हैं अपने, ये सारे बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। These are the very big subjects। और यहां पर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तो ये पूरा पेपर ही है, तो इसके लिए भी थोड़ा बड़ा है और ये भी बड़ा है। अगर मैं इसको रैंकिंग दूं बड़े के हिसाब से, सबसे बड़ा सिलेबस किसका है, तो मैं सबसे पहले इसको नंबर दूंगा, दूसरे नंबर पर इसको दूंगा, तीसरे नंबर पर इसको दूंगा और चौथे नंबर पर इसको दूंगा। तो ये आपके 4 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द सिलेबस कि आपको कैसे यूपीएससी में कितने बड़े और छोटे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ऑप्शनल, इन सब की अगर आप बात करते हो तो आपको मोटा मोटा, मैं आपको अभी बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बताता हूं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को अगर अच्छे तरीके से शिद्दत से पढ़ना है तो कम से कम आपके लिए 60 से 80 दिनों का टाइम लगेगा। ऑप्शनल अगर आपको पढ़ना है तो आराम से आपका 6 से 8 मंथ्स का टाइम लगेगा। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को आप आसानी से लगभग 45 से 50 डेज के अंदर में कंसीडर कर सकते हो। इंटू 4 कर लेना इसको। और इन सभी सब्जेक्ट्स को आप ब्रॉडली अगर कंसीडर करोगे तो इसके लिए कम से कम आपके 25 दिन 25 डेज पर सब्जेक्ट्स लग सकते हैं। और एन एवरेज मैं बता रहा हूं, किसी में कम ज्यादा हो सकता है। अब इधर की जो बात है इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती है। सीसैट एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में जिसका सीसैट वीक है, मैथ्स वीक है, उसको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिसका मैथ्स, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जिसका मैथ्स थोड़ा सही है, उसके लिए थोड़ा ईजी रहता है। यहां पर इंग्लिश और ऐसे को लिखने के लिए भी यार थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, तो 2-4-10 दिन उधर भी जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं आपके डेज कैलकुलेट करूं ना तो आपको कितना चाहिए पता है? इधर से मान लेते हैं 200 दिन, इधर से मान लेते हैं 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने बोले तो कितने दिन हो गए? यहां पर हम लोग लगभग 500 दिन ले लेते हैं ऑप्शनल के, और यहां पर हम लोगों ने 80 डेज ले लिए, 80 डेज ले लेते हैं यहां से। फिर इसके बाद यहां पर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 7 × 25 कितना हो जाता है? 175 डेज। चलो मोटा मोटा 200 दिन इधर से भी ले लेते हैं। और फिर यहां पर इन सब चीजों को करने के लिए आपका आराम से कम नहीं तो 30 से 60 डेज तो लग जाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने महारथी हैं, है ना। 30-60 डेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग ना सीसैट को यार देखो एकदम शिद्दत से दिन भर सीसैट ही नहीं लगाते हैं। हम लोग सीसैट जैसे पेपर को
हर एक दिन 1 घंटे आधे घंटे ऐसे छोटा छोटा टाइम देते हैं, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते रहेंगे। मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं कि अगर शिद्दत से और कुछ मत पढ़ो, बस इसी को पढ़ते रहो, तो कितने दिन में हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा। अब मोटा मोटा अगर मैं आपसे बोलूं ना, कितने दिन हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 दिन गए, 1000 दिन गए आपके भाई। और अगर आपसे मैं यूं बोलूं ना कि आपका यूपीएससी 2028 जो है वो कितने टाइम का है, आप बोलोगे कि लगभग सर इतना ही दिन मिल रहा है हमें। तो 1000 दिनों के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पर पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इनके नंबर से बताऊंगा, कैसे क्या करना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में एक अलग लेवल दे सकता है, जिसको हम लोग प्रारंभ 2028 के नाम से जान रहे हैं। प्रारंभ 2028 बैच जो है वो 2+1 ईयर प्रोग्राम है आपका, जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी, आपका जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, एनसीईआरटी और जीएस के हार्ड कॉपी सब कुछ मिल रहे हैं आपको। और यहां पर इसका ब्रिज कोर्स 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दे सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। यहां पर आप देखोगे कि यूपीएससी प्रारंभ जो है ना, इसमें हम लोग बेसिकली आपके यूपीएससी कवरेज तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपका स्किल कवरेज भी होता है। मतलब कि जो भी आपके सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल की ज़रूरत है, जो कि आपको इंडस्ट्रियल रेडी बनाते हैं। मतलब कि इस 3 साल के इस कोर्स के बाद अगर आप एग्जाम को नहीं, अपने जॉब को चूज करना चाहते हो तो भी कर पाओगे। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं बस आपको एक ये भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि जो 3 साल हैं ये आपके 3 पड़ाव में बेसिकली डिवाइडेड हैं। पहला ये आपका आधारशिला। आधारशिला में हम लोग आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से जीएस के रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के बेसिस पर हम लोग आपको देते हैं। यहां पर जो ईयर 2 है वो आपका अग्रिम पड़ाव है, जहां पर हम आपको थोड़ा पुश करते हैं, एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, और वहां पर भी आपके लाइव जीएस और सीसेट की क्लासेस चलने लगती हैं। यहां पर आंसर राइटिंग की क्लासेस वगैरह भी चलती हैं। ईयर 3 जो है वो आपको इस बात पे इशारा करता है कि ये जो आपका फाइनल अभ्यास है, इसमें खूब सारी रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और जिसके बेसिस पर आप अपने एग्जाम की रियल चुनौतियों को समझते हुए उसको डेली बेसिस पर रिजॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए पहले 2 साल के लिए ही आपके स्किल्स वाले क्लासेस हैं। तीसरे साल हमें लगता है कि आप यूपीएससी के लिए सीरियस हो जाते हो, और इसीलिए आप सबसे पहले उसमें ही जम के तैयारी करते हो। तो ये सारा का सारा नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इन प्रोग्राम्स के फर्दर इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग की बात बताता हूँ। डिटेल्स में जैसे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का कैसे आता है, तो आप एक ट्रेंड दे सकते हो 2019, 20, 21, 22, 23, 24। 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर जिनको नहीं पता है तो सबसे पहले ये भी बता देता हूं कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बेसिकली जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, पहले तो ये एग्जाम 3 फेज में होते हैं, सबको पता ही होगा यार कि प्रीलिम्स होता है, फिर मेन्स होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स जो होता है वो सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको यह मौका देता है कि भैया आप मेंस लिखो। मेंस लिखोगे तब फाइनल सिलेक्शन में नंबर जुड़ेंगे। प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं, प्रीलिम्स को बस क्लियर करना होता है कुछ भी करके। मेंस का जो पेपर होता है कुल मिला जुला के 2025 मार्क्स का होता है, और सिमिलरली जो आपका इंटरव्यू होता है ये 275 मार्क्स का होता है। दोनों को अगर आप मिला देते हो, दोनों को मिला के 2025 बनते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ये आपका 275 नंबर तो है ही है, और आपका जो मेंस का एग्जाम होता है ये आपका होता है 1750 नंबर का, और दोनों को मिला देते हैं तो पूरा एग्जाम जो है वो 2025 मार्क्स का बनता है। सिमिलरली अगर मैं प्रीलिम्स की सिर्फ बात करता हूं तो आपका प्रीलिम्स के अंदर भी 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस का पेपर, और दूसरा होता है सीसैट का पेपर। जीएस और सीसैट के पेपर की बात करते हैं तो यहां पर आते हैं 100 क्वेश्चंस, और यहां पर आते हैं 80 क्वेश्चंस। दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है कि भैया अगर 3 क्वेश्चन, मानो टोटल 4 क्वेश्चन थे, है ना, 4 क्वेश्चन में से तुमने चारों अटेम्प्ट किए, और तुमने 4 में से 4 अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट यह है कि 4 में से 1 ही सही था, बाकी 3 गलत लगा दिए तुमने। तो बाकी 3 गलत लगाए ना, तो तुम्हारा एक सही वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा नंबर कितना आया, अंडा 0। 4 में से अगर 1 सही करोगे और 3 गलत करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0 भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पर आपको सीसैट में 33% का क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। मतलब कि 80 में से कम 27 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए अल्टीमेटली। तो यहां पर वही लिखा है कि कंप्राइजेस ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर, 200 नंबर के दोनों पेपर हैं।
पहला वाला और दूसरा वाला दोनों यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। यहां पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 2 वाले के लिए, इसके लिए 33% सुनिश्चित किया गया है, और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पर डिटेल ऑफ द सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये किसकी बात हो गई भाई? प्रीलिम्स के एग्जाम की बात हो गई कि 2 पेपर एक ही दिन में होता है, दोनों पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, और इन दोनों के लिए आपको कितने मिलते हैं? 2 hours ईच, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो एक मोटी मोटी आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई अच्छा ऐसा प्रीलिम्स होता है, ओके ओके नाउ आई गॉट इट। यहां पर अगर मैं आपको सिमिलरली ऐसे ही मेंस के बारे में बताऊं तो मेंस के कितने पेपर होते हैं? जैसे अभी मेंस हम लोग बोल रहे थे ना कि 1750 नंबर के हैं, तो 1750 नंबर में क्या आता है? 1750 नंबर में देख लेते हैं क्या क्या आता है भाई। सबसे पहले आपका आता है पेपर 1 और पेपर 2, पेपर ए और बी आता है। यहां पर ना कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर होता है, और तुम्हारा बी कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है। तो ये इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी मैथिली, संथाली, हिंदी, संस्कृत जो मर्जी आए ले सकते हो। तो वो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो इंडियन लैंग्वेजेस आप लोग छांट सकते हो, अपने पूरी लिस्ट दी होती है। ये दोनों 300-300 मार्क्स के पेपर होते हैं, लेकिन मजेदार बात ये है कि इनमें से किसी के भी नंबर नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि जैसे उधर सीसेट था वैसे ये भी 25% क्वालिफाइंग होते हैं। इनमें बस भाई साहब तुमको किसी न किसी तरीके से 25% मार्क्स लेके आना है। 25% मार्क्स अगर तुम अपने 12th एग्जाम में लेके गए होते तो पिताजी तुमको डंडा से सूतने के लिए तैयार रहते, है ना। लेकिन यहां पर तुमको 25% मार्क्स पर पार कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। एक बार इसमें पास हो गए तो तुम्हारा बाकी का पेपर चेक होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से नंबर बनता है तुम्हारा। देखो एक ऐसे का पेपर होता है, ये 250 नंबर का पेपर होता है, और इसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं 125 नंबर के, 125 नंबर के। यहां पर जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी की बात होती है। तो ये 250 नंबर का पेपर है। फिर इसके बाद आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कितने नंबर का है भाई? ये भी 250 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 250 का है, 500 ये हो गए। फिर इसके बाद पेपर 3 में आता है। पेपर 3 में बेसिकली आपका पेपर 1 में ये 250 नंबर, ऐसे का 250 नंबर। पेपर 2 और पेपर 3 में आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जिसकी बात की थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की थी। तो टोटल ये भी 250 नंबर बन गए। पेपर 4 मैंने बताया एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, पूरा बड़ा पेपर है, ये अकेले 250 नंबर का पेपर है ना। इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको ऑप्शनल के 2 पेपर्स मिलते हैं, जिसमें थोड़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। ऑप्शनल के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे चुन सकते हो, अभी उन पर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। इसमें भी मिलते हैं तुम्हें 250 नंबर और 250 नंबर, मतलब टोटल कितने हो गए भाई? ऑप्शनल के अगर मिला के देखा जाए दोनों के, तो इसमें 500 नंबर मिलते हैं। 500 मार्क्स का ऑप्शनल हो जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब यहां पर टोटल अगर रिटन टेस्ट का इसी तरह कैलकुलेशन करो तो 1 2 3 4 5 6 7 × 250 करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा भाई? 1750 मार्क्स। और इसके बाद तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब कि इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरव्यू बोलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट इज द इंटरव्यू, इसके 275 नंबर। टोटल कितने हो गए भाई? 275 मार्क्स के कट ऑफ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अच्छा अब हमें इतना पता चल गया सर कि अच्छा कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, कितना कट ऑफ जाता है, ये भी अगर पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब हमारा टारगेट क्या होगा सर? टारगेट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो ये 2-3 साल का मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेट्स स्टार्ट विद 2021, 2021 की बात करते हैं। 2021 में अगर आप लोग देखोगे तो आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया है, जनरल कैंडिडेट की सिर्फ बात करेंगे हम यहां पर, वो गया है 87.54। कितने में से भाई? 200 नंबर में से। 200 नंबर में से 87 नंबर गया, 87.5 नंबर बोल लो, 87.54। अच्छा कंपैरिजन भी कर देते हैं। फिर 2022 में कितना गया? 88.22 गया। अच्छा फिर 2023 में कितना गया भाई साहब? कम हो गया, 75.41 हो गया। तो पेपर डिफिकल्ट आया था 2023 में, इसलिए। दूसरा क्या है? मेंस की बात करते हैं तो 1750 नंबर की बात हो रही है। अब 1750 नंबर, 1750 नंबर में से कितना नंबर आया भाई तुम्हारा? 745 भी आ गया तो क्लियर है। 745, जरा परसेंटेज निकाल के देख लेना, 42-45% आएगा मुश्किल से। फिर इधर देखोगे तो 748 नंबर, यहां देखोगे तो 741 नंबर, मतलब लगभग बराबर ही है। 750 नंबर अगर आप लेके चल रहे हो ना, 750 नंबर, तो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अगर 1750 में अगर आपने कितना लगा लिया, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 750 नंबर भी ले लिया तो आपका मेंस क्लियर हो जाता है ना। मेंस क्लियर हो जाता है भाई। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में मतलब कि 2025 में से कितना नंबर आया? 2025 में से कट ऑफ गई 953। यहां पर कितनी गई? 960। और यहां पर कितनी गई? अगेन 953।
तो आप अगेन देख सकते हो कि यहां पर 950 से लेकर 965 तक अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हो आउट ऑफ 2025, तो आपका पूरा का पूरा यूपीएससी क्लियर हो जाता है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भैया जनरल कैटेगरी की अगर हम लोगों ने बात की तो ये नंबर जाएंगे। अगर आपका कोई कैटेगरी लगता है तो आपके नंबर फर्दर कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहां पर प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई है, 68 गई है। मेंस की कट ऑफ कितनी गई है, 706 नंबर गई, जबकि यहां 741 है। टोटल फाइनल 953 था, लेकिन जो 923 मतलब कि 30 नंबर कम भी आए थे उनके भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हो गए। और आप अगर ओबीसी हो तो 919 नंबर, एससी कैटेगरी 890, एसटी कैटेगरी 891। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको हर बार देख सकते हो, है ना। तो यहां पर आपके लिए भाई साहब काफी शानदार तरीके से, पहले एक जमाना था जब एससी की कट ऑफ जो है वो एसटी से ज्यादा जाती थी, लेकिन अब जमाना जो है वो चेंज हो गया। अब एसटी कट ऑफ ज्यादा जाती है थोड़ी, पिछले 2 साल से तो फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। तो आप पूरा अच्छे तरीके से इस पूरे चीज को एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो अब हम लोग को 2 चीजों का फंडा पता चल गया भाई साहब कि सबसे पहले इस एग्जाम में कितने सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैटेगराइज किया गया, और तीसरी बात यूं कि भाई साहब इन सभी का कट ऑफ जाता कितना है। और साथ ही साथ हमने अब यहां पर यह देखना है कि प्रीलिम्स में अगर देखें, प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली अगर सब्जेक्ट ओरिएंटेड देखें तो हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है। यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस 4 सब्जेक्ट को जोड़ दूं तो इन 4 सब्जेक्ट को मिला के क्या बनता है, तुम्हारा हिस्ट्री बनता है। अरे हाँ, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर सब हिस्ट्री तो है। अगर टोटल में देखूं 5, 6, 7, 8 और 9, यहां पर बनते हैं कितने, 9, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पर कितने बनते हैं भाई, 12 क्वेश्चन। यहां पर अगर मैं देखता हूं 6, 6, 12, 12, 5, 17 क्वेश्चन। यहां पर देखता हूं मैं अगर तो 7, 4, 11 और 7, 18 क्वेश्चन। 4, 4, 8, 7, 15, 16, 17, 18, ठीक है। यहां पर बनता है 9, 2, 11, 11 और 8, 19 क्वेश्चन। यहां पर बनता है 6, 5, 11 और 5, 16 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो 16, 19, 18, 17, 12, 9, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते ही आते हैं। सिमिलरली तुम जरा इंडियन पॉलिटी देखो, 13, 17, 15, 11, 15, 18, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि नहीं। जो मैं बता रहा था कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट्स को देखोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर तुम इकोनॉमी देख लो भाई, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो मतलब 15 से 20 क्वेश्चन यहां पर भी आते हैं। फिर उसके बाद तुम ज्योग्राफी देख लो, 7, 8, 7, 8, 7, 13, 20 क्वेश्चन, तो इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब मोटा मोटा अगर तुम ये 4 सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो भी तुम्हारा काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ तुमको सबसे बड़ा धुरंधर की चीज पढ़नी है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ तुम्हारा साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट भी यहां पर एक आता है सब्जेक्ट, जिसमें से तुम्हें अगेन 19, 10, 12 मतलब कि 15 क्वेश्चन के आसपास इससे, और साइंस एंड टेक की बात करें तो 12 क्वेश्चन के आसपास इससे आते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो करंट अफेयर मिसलेनियस से होते हैं। तो मोटा मोटा एक अंदाजा लग गया तुमको कि ये 3-4 सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमें ये बात पता चल गई कि भैया सब्जेक्ट्स कितने हैं, उनमें से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक जीएस पेपर का अपना बादशाह है। उस बादशाह का नाम क्या है उसको भी हम लोग जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें मेंस में बहुत सारे पेपर हैं, और इसमें एक सबसे बड़ा योगदान किसका है भाई साहब, आपके ऑप्शनल पेपर का है। अब आपके मन में दुविधा होगा कि सर ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट क्या क्या है, तो आपके सामने यहां पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर। अब लिटरेचर में क्या क्या ले सकते हो, तो यहां पर नीचे लैंग्वेज लिखा है कि असमीज लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, बोडो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, वो जो मर्जी है उसमें से छांट सकते हो आप। अब यहां पर ना आपके मन में दुविधा आएगा, सर इन सब्जेक्ट्स को चूज कैसे करें, मेरा तो इनमें से कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हारे मन में होना चाहिए वो होना चाहिए इंटरेस्ट। तुम्हारा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है वो क्लियर करना बहुत जरूरी। अगर मान लो तुमको पता ही नहीं है किस सब्जेक्ट में कैसा इंटरेस्ट डेवलप होगा कि नहीं होगा, तुम लोग सिंपल से बेटा कोई ना कोई किताब देख लो, मार्केट में दुकान पर चले जाओ, बुक शॉप पर, वहां पर कोई भी रैंडम ऑप्शनल की किताब पढ़ो, देखो, उसका सिलेबस जरा सा देखो। इन सभी सब्जेक्ट्स का अपना अपना सिलेबस है, इन सभी सिलेबस को जरा ध्यान दो। और तुम देखो अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन का मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट है
तो तुम प्रायोरिटी के नाम पर उसको और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कॉमन रख सकते हो। ये तुम्हें हमेशा और हमेशा 4 कदम आगे रखता है, क्योंकि तुम एक पंथ दो काज कर रहे हो। एक ही बार मेहनत करोगे लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहो दोनों को साथ साथ में लेना तो तुम इंटरेस्ट को वैसे सर्व कर सकते हो। दूसरा बात तुम देखोगे, अगर तुम्हारा मान लो 2-4 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट सेम हो जाए तब क्या करोगे? तब तुम देखना कि सिलेबस किसका छोटा है, किसका मिनिमम सिलेबस है, उसको प्रायोरिटी दे देना। अगर सिलेबस भी तुमको लगे कि हाँ नॉर्मली ही है सर, बराबर ही है लगभग, फिर तुम देखना कि बुक्स अवेलेबल इन मार्केट। नेट पर जाओगे ना तो तुमको 75 सोर्सेस मिल जाएंगे कि कौन सी किताब को कैसे कहां से पढ़ना है। तो बुक्स अवेलेबल अगर इजीली अवेलेबल है तो तुम उस वाले सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से चुन सकते हो। तो यही प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। मैं आपको कुछ निशान लगा देता हूं उन सब्जेक्ट्स का जो कि आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हो और जिसको हम लोग यहां पर स्कोरिंग मानते हैं। सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कि कोई लेना देना नहीं है कि तुमने ग्रेजुएशन में क्या लिया। वो कोई भी स्टूडेंट हो, बीटेक का हो, MBA का हो, मतलब कैसा भी आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, वो सारे के सारे ये सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा तुम बोल सकते हो ज्योग्राफी, इसके बाद तुम बोल सकते हो एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और तुम्हारा PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, ये 3, 2, 5, 1, 6, ये 6 सब्जेक्ट्स कोई भी ले सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। जैसे मान लो तुम लोग ना बिल्कुल कोर साइंस लेना चाहते हो, कोर साइंस, तो उसमें इंश्योर करना तुम्हारा ग्रेजुएशन उसमें रहना जरूरी है। जैसे कि तुमने लिया, मान लो कि बॉटनी लिया, तो बॉटनी में तुम्हारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। केमिस्ट्री लिया, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिमिलरली तुम्हारा अगर लॉ है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तुम्हारा अगर फिजिक्स है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथमेटिक्स है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन सभी तरीके से तुम अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। इसमें मैं कुछ सब्जेक्ट्स को टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से और भी ऐड करूंगा, जैसे कि तुम्हारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इसके अलावा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तुम्हारा एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ कोई जो MBBS कर रहा होता है उसके लिए मेडिकल साइंस भी है। तो यहां पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि भैया जब तक हमारा इसमें ग्रेजुएशन नहीं है तब तक नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा भी देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि तुम्हारे ग्रेजुएशन से लिंक्ड हैं। अगर मान लो तुम आर्ट साइड से कर रहे हो तो आर्ट साइड से, या फिर कॉमर्स के लिए कॉमर्स की फील्ड में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होती है और एक इकोनॉमिक्स करके भी एक सिलेबस होता है। लेकिन इसके अलावा मान लो कि तुम अब MBBS ना करके तुम मान लो किसी और जगह पर जाते हो, जैसे कि वेटनरी साइंस में अगर आप लोग कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस है। इसके अलावा अगर कोई भी जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी तैयारी करना चाहता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ साथ, तो IAS के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विस के लिए बहुत बार लोग 2 ऑप्शनल चूज करने के चक्कर में एग्रीकल्चर ले लेते हैं। इसके अलावा देखो कई सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे जैसे कि मैनेजमेंट, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका तुम्हारा, या फिर स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में तुम्हारा ना इंटरेस्ट प्रायर होना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं, जैसे कि मैं आपको 6 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, इन 6 में से कोई भी चूज कर सकते हो। वैसे ही एक और सब्जेक्ट है तुम्हारे इंटरेस्ट पर डिफाइंड है, लिटरेचर को भी कोई भी ले सकता है ना। बीटेक करने वाले बच्चे आज के टाइम पर इंग्लिश लिटरेचर लेके बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। तो तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है कि तुम लिटरेचर पसंद करते हो कि नहीं। इसमें 6 की जगह 7 कर लो तुम लोग, ये लिटरेचर भी काउंट कर लो उसमें, है ना, 7 सब्जेक्ट्स। तो इस हिसाब से तुम्हें डिटेल मैंने बता दिया कि भाई साहब ऑप्शनल को कैसे चूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसके बारे में तुम लोग समझ लेना। अब यहां से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चीजों, मतलब कि पेपर 1 तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा GS है, और ये क्या है तुम्हारे लिए CSAT है। दोनों 200 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसमें आएगा तुम्हारा 100 क्वेश्चन और इसमें आएगा तुम्हारा 80 क्वेश्चन। ये भी 2 घंटे का है और ये भी 2 घंटे का है, दोनों 2-2 घंटे के पेपर हैं। अब इसमें तुम पढ़ सकते हो करंट इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, करंट अफेयर पढ़ना बड़ा जरूरी। कैसे पढ़ना है अभी आगे बता दूंगा। नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन, यहीं पर तुम्हारा IR वाला सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। हिस्ट्री बतानी है तुम्हें, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों, मतलब फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब आ सकता है। फिर इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के अंतर्गत तुम्हें पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी,
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि तुम्हारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर है या फिर तुम्हारा फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी। फिर यहां पर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक वगैरह वगैरह यहां पर मिल जाएगा। फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसमें है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें। और जनरल साइंस है, जनरल साइंस से पता नहीं चलता है कि क्या पूछेगा, अभी जब मेंस का पढ़ोगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। और जब तुम सीसेट की बात करते हो तो सीसेट में क्या है भाई, तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा देखा जाएगा, तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग कैसा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कैसा है, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो वो क्लास 10th के लेवल की होती है, क्लास 10th के लेवल की होती है। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा इसमें झूठ बोल देता है, कई बार क्लास 10th के लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो तुमको काफी आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा जरा हम मेंस की तरफ आते हैं, और मेंस की तरफ में हम लोग जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में तुमको क्या दिखेगा भाई, हिस्ट्री दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब कि आजादी के बाद का भारत भी पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर तुम्हारे लिए क्या है भाई, इंडियन सोसाइटी की बात होती है, तो रोल ऑफ विमेन क्या है, फिर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, सोशल इंपावरमेंट क्या है, रिलीजनिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और यहां से तुम्हारा फिर ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, की नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब जो बचपन में पढ़ते थे ना, वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। फिर तुम्हारा पेपर 2 आ जाता है, जीएस पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की बात हो रही है, पॉलिटी और गवर्नेंस, तो यहां पर पॉलिटी है, और फिर उसके बाद यहां पर तुमको नीचे कहीं गवर्नेंस मिल जाता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हो गया आरपीए एक्ट, अपॉइंटमेंट, कहाँ गया, हाँ ये रहा तुम्हारा, गवर्नेंस की बात हो गई है ना, गवर्नेंस की बात हो गई। इसके अलावा तुम लोग का कई बार देखो वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही है तो इंडियन सोसाइटी यहां पर आ जाता है। फिर यहां पर डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशंस और बाकी जो एनजीओ, एसएचजीज ये सब होते हैं, इन सब के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और इसी के साथ साथ तुमको मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो इधर से इंडिया और उसका रिलेशन नेबरहुड के साथ, बायलैटरल रिलेशन क्या है, पॉलिसीज वगैरह कैसे बनती हैं। अब यहां पर तुम देखोगे तो सारे के सारे सोशल जस्टिस या सोशल इश्यूज से रिलेटेड, कि भैया पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं चल रही हैं समाज में। फिर यहां पर तुम्हारा आ जाता है गवर्नेंस वाला हिस्सा, गवर्नेंस जो है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ई गवर्नेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह, यहां पर सारी चीजें, सिटीजन चार्टर क्या है, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके बाद तुम्हारा जीएस पेपर 3 की बात करते हैं। जीएस पेपर 3 में शुरुआती दौर पर तुमको पूरा का पूरा क्या दिखेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। फिर यहां पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर आ जाता है तुम्हारा, यहां पर एक और टॉपिक बनता है, क्या है, एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद यहां पर जो तुम देख रहे हो ये सब एग्रीकल्चर चल रहा है, ये एग्रीकल्चर चल रहा है, तो ये एग्रीकल्चर का एक मेजर पोर्शन आता है। यहां लैंड रिफॉर्म्स तक ले लो, फिर उसके बाद यहां तक ले लो, बल्कि तुम उसके बाद यहां से देखते हो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वही एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह क्या क्या चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या क्या चीजें हैं। फिर यहां से तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सी साइंस का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो कि इसमें अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन किन चीज़ों का हो चुका है, नई टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप हो रही है, करंट अफेयर से मिल जाता है। और तुम्हारा आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे साइंस एंड टेक के। अब इसके बाद तुम्हारा जो है यहां से स्टार्ट होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बाद यहां से स्टार्ट ये वाला है, क्या है भाई, यहां पर है तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक ही लाइन लिखा है बस इसमें। फिर उसके बाद यहां पर तुम देख रहे हो ये क्या है तुम्हारा, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी तो स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, फिर इंटरनल सिक्योरिटी में मेजर चैलेंजेस क्या है, तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी भी यहीं पर आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह यहीं पर आ जा रही है, सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके मैनेजमेंट जो कि बॉर्डर एरियाज पर हो सकते हैं, और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस और उनका बेसिक मैंडेट क्या होता है उसके बारे में तुम्हारा ये इंटरनल सिक्योरिटी बताता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी ये तुम्हारा हो गया क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट, और ऊपर साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, ये सब चल ही रहा था, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, इसीलिए मैंने आपको बताए थे। अब देखो तुम्हारे सामने मैंने बेसिकली यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेसिक फंडा क्रिएट करने की कोशिश की है कि तुमको कैसे मेंस के पेपर को एनालाइज करना है। मेंस के पेपर में बैठोगे तो तुमको ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स दिखेंगे। हर साल तुमको देखना है कि सबसे पहले कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि साइंस एंड टेक में हर साल 50 से लेके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं।
तो अब मुझे ये आइडिया लग गया कि अच्छा साइंस एंड टेक अगर टोटल कितने नंबर का पेपर है, 250 नंबर का पेपर है, इस 250 में से 50 से 80 मार्क्स अगर इसमें आते हैं तो मतलब है कि ये मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देख लेना, जैसे कि यहां पर देखो 2024 में 85 नंबर के क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए थे, तो वो भी अपने आप में थोड़ा सा एक यूनिक बात है कि एक नॉर्मल ट्रेंड है और एक नॉर्मल ट्रेंड के अगेंस्ट यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको यहां पर देखनी होती है थोड़ी सी। इसके बाद यहां पर आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला चैप्टर है। ये बेसिकली पर्सनल सब्जेक्ट है आपका, है ना, आपका खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर इसके बाद हम लोग जरा कुछ कुछ चीजों पर बात करते हैं, नोट्स मेकिंग पर बात करते हैं, किसके किसके नोट्स बनाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि नाउ यू आर नॉट इन स्कूल, नॉट इन कॉलेज, यू डू नॉट हैव टू गेट योर नोट्स डन एंड गेट इट चेक्ड बाय सम प्रोफेसर और सम फैकल्टी टू गिव यू वेरी गुड स्टार मार्क। ये सब की जरूरत नहीं है। नोट मेकिंग का एक सीधा साधा मकसद है कि भाई साहब तुमको रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन फ्रेंडली नोट्स है कि नहीं। तो हो सकता है कि नोट मेकिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहली बार में नोट्स बनाओ तो बिल्कुल फालतू के नोट्स बने, लेकिन बिना वो नोट्स बनाए हुए आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। पॉइंट नंबर टू, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाने। जैसे कि करंट अफेयर इतना वाइड है और इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप करंट अफेयर के नोट्स नहीं बना सकते हो। तो ऑलवेज रिलाई ऑन मंथली मैगजीन, ऑलवेज रिलाई ऑन रीडिंग डेली न्यूज़पेपर। कुछ वीडियोस जैसे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की यहां पर आप देख रहे हो, इस चैनल पर आसिम सर हैं, वो आपके न्यूज़ डिस्कशंस लेते हैं, तो आप उनको डेली बेसिस पर लाइव आके सुन सकते हो। ऐसे ऐसे चीजों का करंट अफेयर देखो और फिर मंथली कंपाइलेशन आपको मैगजीन के फॉर्म में मिल जाता है, आप उससे रिवाइज कर सकते हो। हाँ, ये कब से करना है, तो अगर तुम्हारा पेपर 2028 में होना है तो कोशिश करो कि जनवरी 2027 से इसको सीरियसली तैयार करना शुरू कर दो। लेकिन आज से ही, अभी से ही करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। जैसे तुम्हारे चाचा ताऊ लोग पढ़ते हैं ना पन्ने पलट के, वैसे तुम वो आसिम सर वाली वीडियो सुन लेना या फिर कोई न्यूज़पेपर का पन्ने पलट के देख लेना। फिर सिलेबस तुमको पता चल ही गया, सिलेबस से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले तो उसको पढ़ लेना। मुश्किल से 40 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर को नहीं देना है। फिर नोट्स मेकिंग में हम लोग आते हैं, जैसे कि तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री है, जहां पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स कि कितना भी लिख लोगे नोट्स कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में जो तुम्हारी किताबें होती हैं उसको नोट्स बनाने की कोशिश करो कि तुम जो एक पेज यहां पर मिलता है, इस पेज में यहीं पर लिखा होता है सब चीज, लेकिन अभी भी बहुत सारे ब्लैंक स्पेस हैं। ये सारे ब्लैंक स्पेस होते हैं, इन ब्लैंक स्पेस पर इस पेज को समराइज करने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट टाइम पे पूरा पेज ना पढ़ना पड़े, बल्कि बस उतना ही बात पढ़नी पड़े जितना तुमने लिखा है। तो ये है तुम्हारा नोट्स मेकिंग, ये है तुम्हारा करंट अफेयर्स। ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं वो भी हमने बात कर लिया है। एक बार मैं देख लेता हूं कि अगर कोई टॉपिक्स आपके छूट रहे होंगे तो उनको भी एक बार हम लोग कवर कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि भाई साहब A to Z स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्टार्ट, अब इस पर हम लोग बस बात कर लेते हैं थोड़ी देर। सिलेबस आपका ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, टाइम टेबल जैसे ही स्टार्ट बताऊंगा उसमें कवर हो जाएगा, नोट्स बता दिया मैंने, करंट अफेयर्स बता दिया मैंने, ऑप्शनल बता दिया मैंने, और बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत हो गई। अब बस यहां पर हाउ टू स्टार्ट और टाइम शेड्यूल की बात करनी है। देखो समय जो है तुम्हारे लिए कैसे बीत रहा है उसके बारे में जरा ध्यान से समझना। यहां पर तुम्हारे लिए हम लोग एक चीज को बताते हैं, जैसे देखो यहां पर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ डेज। कैसे प्रिपेयर करते हैं तुम्हारा शेड्यूल, मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम सबके लिए ये काम अलग अलग होगा, इसीलिए कोई एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी ना बताते हुए मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार शेड्यूल बनाते कैसे हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास आज की डेट में 1200 दिन है, 1200 डेज है। इस 1200 दिनों को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में उन सभी सब्जेक्ट्स के लिंक्स बता दिए कि भाई साहब ये सब्जेक्ट को इतना टाइम, ये सब्जेक्ट को इतना टाइम लगता ही लगता है। उसके हिसाब से आपको अपने लिए उन सब्जेक्ट्स को बांट लेना है। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप अगर इंटरेस्टिंग तौर पर देखोगे तो आप पॉलिटी उठा सकते हो। आप पॉलिटी के अलावा फिर इसके बाद पॉलिटी के बाद आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। फिर इसके बाद आप लोग ज्योग्राफी जैसी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो और फिर इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। इस सीक्वेंस में आप लोग को आगे अपना प्रोसीड करना है। कितना कितना दिन देना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सोर्सेस कुछ कुछ चीजों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिफाइंड है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत, इसके लिए स्पेक्ट्रम। और हाँ, अगर इसमें जरूरत लगे कि हाँ ये सारी किताबों को पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है
तो याद रखना कि तुम्हारे लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है, लेकिन हमेशा याद रखना कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंपलसरी नहीं होती है पढ़ना। सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की कंपलसरी है, और उसमें भी तुम अपना लेवल डिसाइड करो। सबसे पहले तुम 9-10th की एनसीईआरटी पढ़ो। तुमको लगता है कि 9-10th वाली समझ में तो आ रही है यार सब कुछ, तो फिर तुमको जरूरत नहीं है 6-7-8 की एनसीईआरटी पढ़ने की। लेकिन तुमको अगर 10th और 9th और 10th की भी एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही भाई साहब, तब तुम अपना लेवल खुद ही समझ रहे हो। तुम जाओ बच्चों की क्लास में, पहले 6th क्लास को अच्छे से पढ़ो। बचपन में नहीं पढ़ा था ना, अब पढ़ना पड़ेगा। तो पहले 6th क्लास, फिर 7th क्लास। ये सारी किताबें इतनी छोटी और पतली होती हैं कि एक एक किताब 2-2 दिन में भी निपट जाती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन की बात मत लो। टोटल मिलाओगे तो ऐसे लगभग 40 किताबें हैं तुम्हारे एनसीईआरटी की, इसमें से मुश्किल से 10-12 ही पढ़ने होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हिस्ट्री की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होती है। बाकी चीज़ें आप बाकी सब्जेक्ट्स को देख सकते हो। ज्योग्राफी के लिए भी मैं बोल सकता हूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 11th और 12th का। ठीक है भाई, तो इस तरीके से, जैसे इकोनॉमी में हमेशा मैक्रो इकोनॉमी पढ़ने की कोशिश करना। माइक्रो जो है, माइक्रो इकोनॉमी, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से तुम अपने एनसीईआरटीज को भी छांट सकते हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो तुम उसको देखो, कितने नंबर ऑफ दिन मिले तुमको देखो, कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकते हो। तुम चाहो तो अपने एक पूरे दिन में अगर तुमको 6 घंटे मिलते हैं, इस 6 घंटे को तुम चाहो तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? हमने बोला कि सर 1 घंटा किसके लिए भाई साहब? तुम्हारे करंट अफेयर के लिए। चलो रिकॉर्ड हो गया। फिर तुमने बोला कि सर अब बाकी के जो 6 घंटे हैं मैं उसको 2 घंटे में डिवाइड करूंगा, जिसमें कि मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और अगले 2 घंटे में मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और बाकी का 1 घंटा क्या करूंगा सर? 1 घंटे बाकी के जो है बेटा तुम उसमें करोगे रिवीजन। ये अपने आप में अगर नहीं होता है तो फिर पढ़ने कोई मतलब नहीं है। तुम आज के अभी से इस एग्जाम की तैयारी छोड़ सकते हो। इस एग्जाम में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप इस तरीके से इसको यहां पर पढ़ सकते हो। अगर फिर भी लगता है कि प्रॉब्लम है तो मैंने सॉल्यूशन के नाम पर एक और ब्रह्मास्त्र बता दिया है ना। तो आप चाहो तो हमारा प्रारंभ बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां से भी काफी सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, है ना। यहां पर आपको सारी चीजें। अच्छा, अब इसके अलावा आप बोलते हो कि नहीं सर मेरे को 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो भी चलेगा। ऑल्टरनेटिवली सर एक दिन ये सब्जेक्ट, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, वो भी चलेगा। लेकिन ऐसा मत करना कि मुझे सर 6 सब्जेक्ट, एक मंडे को, एक ट्यूसडे को, एक थर्सडे को, एक वेंसडे को, एक फ्राइडे को, ऐसे नहीं चलना। पूरा कंफ्यूज, पूरी खिचड़ी, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैक्सिमम एक टाइम पर 2 ही सब्जेक्ट लेके चलना है, बस, दैट्स इट। आप साथ के ऑप्शनल को चूज करो फटाफट से। ऑप्शन चूज करने में कोई तकलीफ आती है तो बताओ मुझे, मैं बताता हूं आपको कैसे क्या करना है। यह पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए एक सिंगल विंडो का काम कर सकती है, जिसके अंतर्गत आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन एटलीस्ट एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब वो मेरा वाला जमाना आपके लिए नहीं है जब आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ भी कर रहे हो और 2-4 महीने बाद रियलाइज करते हो कि अभी तक तो मैं गलत कर रहा था, अब इसको मुझे वापस से सुधारना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।